इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। बस दोनों में इनके साइन का डिफरेंस होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तापमान का मान 25 डिग्री सेल्सियस, दाब का मान 1 बार, और जो विलयन की सांद्रता है वो 1 मोलर है। तो दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल विभव बोलते हैं। तब इसी को हम क्या बोलने लगेंगे? मानक विद्युत वाहक बल भी बोलने लगेंगे। जैसा कि हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ना है कि ये इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखिए, अगर सामान्य भाषा में बोलें तो ये नाम ही बता रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। लेकिन अब इसको आइए अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखिए, इतनी बात तो आप फिजिक्स में जानते हैं कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। और विद्युत धारा प्रवाहित होने की पहली कंडीशन क्या होती है? कि जरूर इनके बीच में कोई ना कोई विभवांतर जरूर रहा होगा। या यूं कहें, आपको बताएं कि अगर इसका विभव और इस पॉइंट का विभव, दोनों पॉइंट का विभव सेम हो जाए तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों ही पॉइंट के बीच में किसी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। यानी अगर ये हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो जरूर इनके बीच में एक विभवांतर है। इसका मतलब ये कि इस इलेक्ट्रोड का अपना कुछ विभव रहा होगा और इस इलेक्ट्रोड का अपना कुछ विभव रहा होगा। अरे भाई, तभी तो विभवांतर आया, तभी तो इसके बीच का विभवांतर आया। मतलब इस इलेक्ट्रोड का अपना कुछ विभव रहा होगा, इस इलेक्ट्रोड का अपना कुछ विभव रहा होगा, और इसी विभव को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोड विभव बोल देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कैसे किए थे। सबसे पहले हमारे पास इस तरह से एक कंटेनर था और इस कंटेनर में हमने क्या काम किया था? जिंक सल्फेट का विलयन हमने ले लिया था इस तरह से। ये जिंक सल्फेट का विलयन है ZnSO4 का, और या इसको विद्युत अपघट्य भी कहेंगे। और इसके अंदर हमने एक रॉड डुबा दी थी इस तरह से। ये रॉड किसकी है बताइए? ये रॉड है जिंक की रॉड है, ठीक। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि जो जिंक के परमाणु हैं वो Zn2 पॉजिटिव के रूप में इस विलयन के अंदर आने लगे। मतलब कैसे? ऐसे कि जो जिंक था वो Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में इस विलयन के अंदर आने लगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए वो कहां पर एकत्रित होने लगे थे? वो इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने लगे थे। इसलिए यहां पर हम क्या लिख दे रहे हैं? निगेटिव लिख दे रहे हैं, निगेटिव लिख रहे हैं, निगेटिव लिख रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि Zn2 पॉजिटिव जो है इस विलयन के अंदर आ रहा है, तो आपको पता है इसका मतलब कि इस विलयन के अंदर धन आवेशों की मात्रा ज्यादा होती जा रही है। ध्यान से एकदम देखिएगा, इस विलयन के अंदर धन आवेशों की मात्रा ज्यादा होती जा रही है। और एक जनरल सी चीज जान लीजिए कि अगर कहीं पर आपको ऐसा प्लस और माइनस दिख जा रहा है तो आप समझ जाइए कि उन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या है बताइए? विभवांतर है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि जो विलयन है वो कैसा हो गया? धन आवेशित हो गया है, और जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा हो गया है? ऋण आवेशित हो गया है। प्लस माइनस आपको यहां नजर आ गया, इसका मतलब जरूर इसके बीच में एक विभवांतर आ गया है, और इसी विभवांतर को यहां पर हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए? इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। देखिए, सारी डिफिनेशन, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, पहले विधिवत तरीके से समझिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। ऐसे ही दूसरे कंटेनर में भी हुआ था। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरे कंटेनर में क्या हुआ था? इसमें भी हमने क्या काम किया था? इस तरह से एक इलेक्ट्रोड हमने ले लिया था, ठीक, और इसमें भी हमने एक विद्युत अपघट्य, एक विलयन इस तरह से फिल किया था। और वो कौन सा विद्युत अपघट्य था? तो वो कॉपर सल्फेट वाला विद्युत अपघट्य था। यानी कौन सा विद्युत अपघट्य? कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य था। और इसके अंदर हमने एक रॉड डिप कर दी थी, एक रॉड डुबा दी थी। ये रॉड किसकी थी? ये छड़ किसकी थी? तो आपको पता है ये छड़ किसकी थी बताइए? कॉपर की छड़ थी। और इसमें क्या हो रहा था वो ध्यान दीजिएगा। आपको पता है इस कॉपर सल्फेट के अंदर 2 प्रकार के आयन मौजूद थे। कौन कौन से आयन मौजूद थे? बहुत ध्यान से देखिएगा, या मौजूद होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो Cu2 पॉजिटिव आयन मौजूद होता है, और एक तो SO4 2 निगेटिव का आयन मौजूद होता है। और आपको ये बात भी अच्छे तरीके से पता है क्या कि इसके अंदर ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन उपस्थित है ये क्या करता है? तो ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन है ये इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो रहा था। किस तरह से एकत्रित हो रहा था वो ध्यान दीजिए।
ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ग्रहण कर रहा था, कॉपर सॉलिड बना रहा था, और यही जो कॉपर सॉलिड है ये इस कॉपर के इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होता जा रहा था। और समय के साथ हमने बताया था कि इलेक्ट्रोड क्या होती जाती है, मोटी होती जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि समय के साथ साथ ये जो कॉपर आयन है ये किस में बदल जा रहे हैं, कॉपर सॉलिड में, और इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो रहे हैं। यानी विलयन के अंदर से कॉपर के आयन खत्म होते जा रहे हैं, और विलयन के अंदर से कॉपर के आयन खत्म होने का मतलब यहां पर अब कौन बचता जा रहा है, SO4 2 निगेटिव। यानी हम ये कह सकते हैं कि विलयन समय के साथ साथ कैसा होता जा रहा है, ऋण आवेशित होता जा रहा है। और ये भी समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन को कॉपर के आयन कंज्यूम करते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कैसा आवेश आता जा रहा है, धन आवेश। या सामान्य भाषा में ये समझिए, हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोड की अपेक्षा में ये जो विलयन है, ये जो विद्युत अपघट्य है, ये ऋण आवेशित होता जाता है, और इस विलयन की अपेक्षा में जो इलेक्ट्रोड है यहां पर ये धन आवेशित होता जाता है। फिर से वही RBI कि जहां प्लस और माइनस आ गया, इसका मतलब वहां पर क्या आ गया, विभवांतर आ गया है। मतलब कि इन दोनों के मध्य ये जो विभवांतर है, इसी विभवांतर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो डिफिनेशन हम लोग क्या, फिर से वही डिफिनेशन रहेगा क्या, कि इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही हम इलेक्ट्रोड विभव के नाम से इसको जानते हैं। ध्यान समझिएगा। अब जैसे इसको लिखे कैसे, नोट्स को बहुत ध्यान से लिखिएगा। क्या, वही चीजें हमने यहां लिख दी है कि इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के मध्य ये जो विभवांतर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। देखिए इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और आगे क्या कह रहे हैं, यह क्या बताता है, इलेक्ट्रोड विभव किसके बारे में बताता है, तो यह किसी इलेक्ट्रोड के बारे में यह बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी इलेक्ट्रॉन का दान करेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। बात समझिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू को देखकर हम यह बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला है या दान करेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या दान करने की प्रवृत्ति को भी बताता है। तो वही यहां पर लिखा है कि यह किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज यानी दान करने की प्रवृत्ति और गेन यानी ग्रहण करने की प्रवृत्ति को बताता है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये एक किस प्रकार का गुण है इसके बारे में जान लीजिए। क्लास 11 में आप 2 गुण पढ़ के आ रहे हैं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव यानी विस्तीर्ण गुण और गहन गुण के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का गहन गुण होता है। गहन गुण होने का मतलब ये अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। मतलब हम आपको बताए थे क्लास 11 में कि जो गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर ना करे उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, गहन गुण बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है तो ये फिर निर्भर कहां करता है, आइए वो बात भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये निर्भर करता है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी जैसे मान लीजिए अलग अलग इलेक्ट्रोड अगर हुआ, मान लीजिए जिंक का इलेक्ट्रोड हुआ, मान लीजिए कॉपर का इलेक्ट्रोड हुआ, मान लीजिए आयरन का इलेक्ट्रोड हुआ, तो अगर अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं तो इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन को दान करने की या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी अलग अलग होगी। इसका मतलब कि इन सब के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू है ये भी अलग अलग होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड विभव है वो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहे हैं कि विलयन में धातु आयन की सांद्रता पर भी ये निर्भर करता है। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये देखिए, कहना ये चाह रहे हैं कि आप इसके अंदर देखिए, इस विलयन के अंदर Zn2 पॉजिटिव के आयन टूट के आ रहे थे। ध्यान दीजिएगा, यहां अंदर आ रहे थे, और इसमें कौन उपस्थित है बताइए, कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन उपस्थित थे। तो ये जो इलेक्ट्रोड विभव है ये इन आयन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। और आगे देखिए, और इसकी निर्भरता को जानने का कोई फार्मूला होता होगा, बताएंगे उसके बारे में। और ये तापमान पर भी निर्भर करता है कि तापमान की वैल्यू बदलेगी तब क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी, कैसे होगी, क्या होगा। तो ये जो निर्भरता है इसको यहां पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एक फार्मूला अपने आप में आएगा, नर्स्ट इक्वेशन। क्या आएगा, नर्स्ट इक्वेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे और वहां पर इसकी विधिवत जानकारी लेंगे कि विलयन में धातु आयन की सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निर्भर करता है, तापमान पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निर्भर करता है। सारी जानकारी हम लोग इस नर्स्ट इक्वेशन में लेंगे। अब आइए सीधे सीधे देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग जानिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये 2 प्रकार का होता है।
एक तो पहले को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए यहां पे इंग्लिश भी ध्यान से देखते रहिएगा। और जो दूसरा प्रकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन विभव, यानी इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये ऑक्सीकरण विभव क्या होगा? तो जो इलेक्ट्रोड होता है उसके इलेक्ट्रॉन के दान करने की जो प्रवृत्ति है उसको हम लोग ऑक्सीकरण विभव द्वारा दर्शाते हैं, और जो इलेक्ट्रोड है उसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम लोग अपचयन विभव के द्वारा दर्शाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति, दान करने की प्रवृत्ति, इसको हम लोग ऑक्सीकरण विभव द्वारा दर्शाएंगे। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ये दान करने की, ये ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इसको हम लोग किसके द्वारा दर्शाएंगे? तो यहां पर हम लोग इसको अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल के द्वारा दर्शाएंगे। बात ध्यान दीजिएगा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने बताया इलेक्ट्रोड विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये ऑक्सीकरण विभव जो है और ये अपचयन विभव है, इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरली इसको देखिएगा। देखिए ऑक्सीकरण विभव का मतलब कि कौन से इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए जैसे ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन दान होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो मान लीजिए एम कोई मेटल है, इसने क्या काम किया? एन इलेक्ट्रॉन को लूज किया। एन इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर क्या आ जाएगा? इसके ऊपर एन धनायन आ जाएगा। तो इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे कैपिटल ई लिखते हैं। ये किसको बता रहा है? इलेक्ट्रोड विभव को बता रहा है। अब ये जो एम है ये किस में जा रहा है बताइए? एम एन पॉजिटिव में जा रहा है। तो यहाँ ऐसे पाँव में इसके लिखेंगे एम, ये एक सेपरेशन लाइन लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे एम एन पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? या थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे एम एन पॉजिटिव। अब इसकी कोई वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए x वोल्ट होगा, तो ये आपको क्वेश्चन वगैरह में दिया रहता है, ठीक। और देखिएगा ध्यान से, या जैसे मान लीजिए और एग्जांपल लें, जो जिंक था आप देख रहे थे, जिंक किस में जा रहा था? जिंक से Zn2 पॉजिटिव में जा रहा था। इसका मतलब वहां क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण हो रहा था। तो उसको कैसे लिखेंगे ऑक्सीकरण विभव को? तो ऐसे लिखेंगे ई, जो जिंक था वो किस में जा रहा था? Zn2 पॉजिटिव में जा रहा था। मान लीजिए कि आयरन है, तो आयरन के लिए कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो आयरन जो है वो Fe से मान लीजिए Fe2 पॉजिटिव में जाएगा। तो आप देख रहे हैं कैसे हम जाने कि ये ऑक्सीकरण विभव है। आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ कितना है? 0 और यहाँ कितना है? 2। 0 से 2 में, यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसका मतलब हम देख के जान गए कि ये जो विभव दिया गया है, ये कौन सा विभव दिया गया है? तो ऑक्सीकरण विभव दिया है। अब आइए अपचयन विभव के रिप्रेजेंटेशन के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? जैसे Mn पॉजिटिव ने n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बना लिया? m बना लिया। तो प्रदर्शित इसको कैसे करेंगे? बहुत गौर से देखिएगा। ऐसे क्या लिखेंगे? E लिखेंगे और इसके पाँव में कैसे लिखेंगे? जो Mn पॉजिटिव है ये किस में जा रहा है? m में जा रहा है, ठीक। कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग चर्चा करते हैं इसकी। जैसे मान लीजिए कॉपर के बारे में चर्चा करते हैं, कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो E जो Cu2 पॉजिटिव है वो किस में जाता है? कॉपर में। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 से किस में जा रही है? 0 यानी 0 में जा रही है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक अपचयन विभव की वैल्यू दी गई है। अब इसकी वैल्यू भी कुछ जैसे मान लीजिए y वोल्ट वगैरह कुछ ऐसे दी रहेगी, बात अलग है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन आप फोकस कीजिए। आयरन के बारे में जैसे लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव और सेपरेशन लाइन यहाँ पे क्या लिखेंगे? Fe। आप देख रहे हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन, अपचयन हो रहा है। मतलब ये किस विभव की वैल्यू है? तो ये अपचयन विभव की वैल्यू है। अब एक बात और फोकस कीजिएगा, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी के ऑक्सीकरण विभव को और अपचयन विभव को हम लोग प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो अब एक बात जान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, किसी इलेक्ट्रोड के लिए ये बात न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो बताने चल रहा है, जो ऑक्सीकरण विभव है, ऑक्सीकरण विभव, इसकी जो वैल्यू है, ऑक्सीकरण विभव की जो वैल्यू है ये बराबर होती है किसके बराबर? माइनस ऑफ किसका? अपचयन विभव, अपचयन विभव। ये बात जान लीजिए। मतलब जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों वैल्यू का, न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो आपस में कैसी होती है? सेम होती है, बस दोनों में इनके साइन का डिफरेंस होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे यहां पर हम एक लाइन ले रहे हैं, यहां पर आपको समझा दे रहे हैं। जैसे अगर बात करें यहां बीच में हम समझा दे रहे हैं कि अगर जो जिंक है
उसका जो ऑक्सीकरण विभव है वो इस तरह से है, क्या है, Zn2 पॉजिटिव। तो ये किसके बराबर होगा, ये इसी के अपचयन विभव के निगेटिव वैल्यू के बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ Zn2 पॉजिटिव से Zn, ये इसके बराबर होगा। मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। मतलब अगर ये मान लीजिए कि 0.76 वोल्ट है, इस तरह से है, तो ये कितना होगा, ये होगा माइनस 0.76 वोल्ट होगा। केवल और केवल इसके चिन्ह का अंतर होता है, बात समझिएगा ध्यान से। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जानिएगा, IUPAC कहती है कि न्यूमेरिकल लगाते समय अगर किसी न्यूमेरिकल में केवल ये लिखा है कि फला का जिंक का इलेक्ट्रोड विभव इतना है, केवल इलेक्ट्रोड विभव लिखा है, डिस्कशन कुछ भी नहीं किया है कि ऑक्सीकरण विभव है या अपचयन विभव है, तो उस केस में हम लोग उसे क्या मानेंगे, उस केस में हम लोग उसको अपचयन विभव मानेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल मानेंगे। और IUPAC ये कहती है कि सारा काम हम लोग किसके बेस पर करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव के बेस पर करेंगे। मतलब पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द हम लोग घुमाएंगे, अपचयन विभव के इर्द गिर्द घुमाएंगे। फिर से एक बार कह रहे हैं, न्यूमेरिकल लगाते समय हम लोग ऑक्सीकरण विभव भी अगर दिया रहेगा तो उसको भी अपचयन विभव में चेंज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यानी IUPAC ने कहा कि सारा काम हम लोग अपचयन विभव को देखते हुए करेंगे। अगर क्वेश्चन में कभी कहीं लिखा है कि जिंक के इलेक्ट्रोड विभव इतना दिया गया है, तो इलेक्ट्रोड विभव को क्या मानेंगे, ऑक्सीकरण विभव मानेंगे या अपचयन विभव मानेंगे, तो बार बार बोल रहे हैं उस वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, अपचयन विभव की वैल्यू को मानेंगे। और मान लीजिए क्वेश्चन में ऑक्सीकरण विभव का मान दिया है और फार्मूले में हमको अपचयन विभव का मान रखना है, तो हम लोग बस उस वैल्यू में उसके वैल्यू का जो चिन्ह है वो बदल देंगे, तो वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, अपचयन विभव की वैल्यू को हो जाएगी। तो इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे किसकी चर्चा करते हैं, आगे चर्चा होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए इलेक्ट्रोड विभव आप ई पढ़कर आ रहे हैं, अब यहां पर किसकी चर्चा होगी, मानक इलेक्ट्रोड विभव की। परिभाषा भी सेम है, क्या परिभाषा सेम है कि हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रोड था, इसमें हम लोग क्या भरे थे, एक विलयन भरे थे। जैसे मान लीजिए हमने क्या भरा था, जिंक सल्फेट का विलयन, फिर इसी में हम एक इलेक्ट्रोड इस तरह से डिप कर दिए थे। ये किसका था बताइए, जिंक का था। हमने बताया जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जा रहे थे, निगेटिव निगेटिव इस तरह से, ठीक। और अगर Zn2 पॉजिटिव विलयन में आ रहा था तो विलयन अपने आप में कैसा हो रहा था, धन आवेशित हो रहा था। तो परिभाषा तो अब भी वही है, क्या कि इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है इसी को हम इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। परिभाषा भी वही है, पर अब यहां क्या होगा, एक स्पेशल कंडीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी कि ये जो विद्युत अपघट्य जो विलयन है इसकी सांद्रता हम लोग कितनी कर लेंगे बताइए, 1 मोलर कर लेंगे। 3 ही कंडीशन है, 3 स्पेशल कंडीशन है, जिस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रोड विभव को क्या बोल देंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोल देंगे। वो कंडीशन क्या है कि तापमान तो क्या हो जाए 25 डिग्री सेल्सियस, या इसी को क्या बोलेंगे 298 केल्विन। इसका दाब कितना हो जाए, 1 बार दाब हो जाए, और विलयन की सांद्रता कितनी हो जाए, 1 मोलर हो जाए। तो हम बोल रहे हैं विलयन की सांद्रता कितनी बोल रहे हैं, 1 मोलर। जो तापमान इसका है वो कितना बोल रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे बोल रहे हैं, या 298 केल्विन बोल रहे हैं। और जो दाब का मान है वो कितना बोल रहे हैं, तो 1 बार बोल रहे हैं। तो फिर से ये तीनों कंडीशन माइंड में रखिए, क्या, तापमान का मान 25 डिग्री सेल्सियस, दाब का मान 1 बार, और जो विलयन की सांद्रता है वो 1 मोलर है। इस स्पेशल कंडीशन पर जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसी इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। और इसको हम लोग प्रदर्शित किससे करेंगे, E0 से प्रदर्शित करेंगे। और जैसे इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का था, वो 2 प्रकार का था, तो ये भी 2 प्रकार का होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि भाई ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव ही है, बस कंडीशन एक नई सी आ गई है। तो इसका मतलब ये भी 2 प्रकार का होगा। जैसे वहां पर ऑक्सीकरण विभव था तो यहां क्या हो जाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। भाई है ये भी वही, बस ये वाला ऑक्सीकरण विभव इसी स्पेशल कंडीशन पर हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, मानक अपचयन विभव हो जाएगा, मानक अपचयन विभव हो जाएगा, अपचयन विभव हो जाएगा। अब इसके नोटेशन को माइंड में रखिए, हम बार बार बोल रहे हैं इंग्लिश वर्ड इसके माइंड में रखना है। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो लिखेंगे क्या, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, यहां पर SOP लिखेंगे। और यहां मानक अपचयन विभव क्या लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या लिखेंगे, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। केवल ऑक्सीकरण विभव लिखना होता तो क्या लिखते, केवल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये लिखते। इंग्लिश वर्ड जरूर माइंड में रखिए,
केवल अपचयन विभव लिखना होता तो क्या लिखते? रिडक्शन पोटेंशियल, यानी क्या लिखते? आरपी लिखते। ऋषभ पंत नहीं होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ रही है? इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए ऐसे लिखेंगे, ई नॉट, ये हो जाएगा एसओपी लिख दीजिए इसको, और मानक अपचयन विभव क्या लिख देंगे? ई नॉट एसआरपी लिख दीजिए, ये हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये जो है इसी को हम क्या बोलेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए जहां भी स्टैंडर्ड ई नॉट यहां पर इस डेनियल सेल के टॉपिक में लगेगा, आप समझ जाइए वो सारी चर्चा किस पर हो रही है? इसी 3 मानक कंडीशन पर। क्या? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, दाब का मान 1 बार और विलयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 1 मोलर की चर्चा हो रही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और जो अगला हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सेल पोटेंशियल, यानी सेल विभव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, इसको आप प्रदर्शन किससे हम लोग करेंगे? तो ई सेल से करेंगे। ये क्या बताएगा? सेल विभव के बारे में बताएगा। अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है, बहुत गौर से देखिएगा। हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि इसका अपना कुछ विभव होगा इस इलेक्ट्रोड का। देखिए ये पहला इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का अपना कुछ विभव रहा होगा, इस इलेक्ट्रोड का अपना कुछ विभव रहा होगा। तो दोनों के विभव का जो अंतर है, ध्यान से, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, इसका अपना कुछ विभव होगा जिसको इलेक्ट्रोड विभव बोले थे, इसका अपना कुछ विभव है, इसका अपना कुछ विभव है। अब इन दोनों का जो इलेक्ट्रोड विभव, इन दोनों का जो इलेक्ट्रोड विभव है, इसका जो अंतर है, इसी अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल विभव के नाम से इसको जानते हैं। फिर से एक बार क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभवांतर है, मतलब इसका विभव, इसका विभव, इन दोनों का जो अंतर, विभवांतर, तो दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल विभव बोलते हैं। मतलब अगर इसको लिखना चाहे इसका फॉर्मूला, तो कैसे लिखेंगे? तो ई सेल के विभव को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो दोनों के विभव का अंतर, और हम पहले ही बता के आए हैं, आईयूपीएससी ने कहा है कि दोनों की विभव की चर्चा हमेशा किसके परिप्रेक्ष्य में करेंगे? तो अपचयन विभव के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। तो जितने भी फार्मूले हम लोग लिखेंगे, हर जगह किसकी चर्चा करने चल रहे हैं? तो अपचयन विभव की ही चर्चा करने चल रहे हैं। तो ई सेल क्या लिखेंगे, और अपचयन विभव को यहां पर हम ई आर लिखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ई आर का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे ई आर, कौन सा? कैथोड का, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेना है, कैथोड माइनस ई आर किसका? एनोड का। तो एक तो ये वाला क्या था? ये भाई लोन से याद कराए थे, लोन से। ये वाला जो इलेक्ट्रोड था, ये क्या था बताइए? एनोड था। और ये वाला इलेक्ट्रोड क्या था बताइए? तो ये वाला इलेक्ट्रोड कैथोड था। तो कह रहा है कि इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोड के जो विभव का अंतर है, उसी को क्या बोलेंगे? सेल विभव बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोड का विभव, आईयूपीएससी ने कहा आप विभव की चर्चा जब भी करेंगे उसे क्या समझेंगे? अपचयन विभव समझेंगे। तो पहला इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड, इन दोनों का जो अंतर है, इसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? सेल विभव बोल रहे हैं। अब एक बात जरूरी है, आप फिजिक्स में जानते हैं कि मानक विद्युत वाहक बल और सेल विभव, इन दोनों बीच में अंतर होता है। और क्या अंतर होता है? कि जब सेल के मध्य, सेल में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तब उस कंडीशन में इसको, सेल विभव को हम क्या बोल देंगे? विद्युत वाहक बल बोल देंगे। वही लाइन यहां पर लिखी है कि जब सेल से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसे ही, किसे? सेल विभव को ही हम क्या बोल देते हैं? विद्युत वाहक बल, EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं मानक सेल विभव की। ये मानक सेल विभव क्या होता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखिए इसको प्रदर्शित सबसे पहले किससे करेंगे? तो फिर से वही बात, इसको हम लोग ई नॉट सेल से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, ई नॉट सेल से प्रदर्शित करेंगे। फिर वही बात, क्या बात? कि यहां पर अगर मानक शब्द लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या है? वही तीनों कंडीशन यहां पर आ जाएंगे। कौन कौन सी तीनों कंडीशन? पहली बात, जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा बताइए? 25 डिग्री सेल्सियस। जो तापमान होगा वो कितना होगा बताइए? 1 बार, सॉरी, जो दाब होगा वो कितना होगा? 1 बार होगा। और जो सांद्रता होगी विलयन की, वो कितनी होगी? 1 मोलर विलयन की सांद्रता होगी। चलिए, तो मानक सेल विभव क्या होगा? फिर वही बात, यदि एक धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस, 1 बार दाब और 1 मोलर विलयन में रखा जाता है, तब दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य के विभवांतर को ही हम क्या बोलेंगे? मानक सेल विभव बोलेंगे। मतलब इलेक्ट्रोड विभव, परिभाषा अब भी वही है। सेल विभव का मतलब इसका इलेक्ट्रोड विभव कुछ होगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव कुछ होगा, इन दोनों के अंतर को सेल विभव कहते हैं। तो परिभाषा अब भी वही है, बस ये मानक कंडीशन पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? उसी को हम क्या बोलेंगे? मानक सेल विभव बोलेंगे। और आपको पता है, अगर मानक कंडीशन लग गई तो
तो इनके इलेक्ट्रोड जो विभव है उसको भी हम क्या बोलेंगे, तब इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहेंगे, तब उसको भी क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कुछ होगा, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कुछ होगा, तो इनका जो अंतर होगा, विभवांतरों का जो अंतर होगा, अब उसी को हम क्या बोल देंगे, मानक सेल विभव कह देंगे। तो इसका मतलब यहां भी फार्मूला जस्ट सेम है। कैसे होगा, ई नॉट सेल, ई नॉट क्यों लगा दिए, क्योंकि मानक सेल विभव की चर्चा कर रहे हैं। तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट, फिर से कह रहे हैं आईयूपीएससी ने कहा था हमेशा किसकी चर्चा करनी है, अपचयन विभव की ही चर्चा करनी है। यहां मानक कंडीशन आ गया है तो मानक अपचयन विभव की चर्चा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट आर यहां लिखेंगे, किसका बताइए, तो ये हो जाएगा कैथोड का, ठीक, और माइनस क्या लिखेंगे, ई नॉट आर, यहां पर किसका लिखेंगे बताइए, एनोड का लिखेंगे। तो ये किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला आपका बन गया है मानक सेल विभव का। और आपको पता है अगर मानक कंडीशन में सेल में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब इसी को हम क्या बोलने लगेंगे, मानक विद्युत वाहक बल भी बोलने लगेंगे। मानक विद्युत वाहक बल भी इसी को बोलेंगे। तो उम्मीद है कि विद्युत वाहक बल कब कहना है, कब सेल विभव कहना है, दोनों की चर्चा आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास दिए गए हैं। अब न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना है, फिर से हम बता रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं, आईयूपीएससी ने कह दिया है कि जब भी केवल इलेक्ट्रोड विभव बोला है तो उसको हम किसकी वैल्यू को समझेंगे, अपचयन विभव की वैल्यू को समझेंगे, ठीक। अब हमने कहा जो ऑक्सीकरण विभव है और अपचयन विभव है, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू बराबर होती है, बस इसके बीच में अंतर किसका होता है, तो इनके चिन्ह का अंतर होता है, चिन्ह उल्टा होता है, ये बात समझिएगा, ठीक। तो इतनी बात हम लोग जान रहे हैं। अब आइए अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि Ni2 पॉजिटिव 1 मोलर तथा Ag पॉजिटिव से Ag का मानक इलेक्ट्रोड विभव, कहां क्या दिया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो केवल क्या लिखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो हम क्या समझेंगे, हमने बता दिया कि आईयूपीएससी ने कहा क्या समझना है, अपचयन विभव, यानी ये ER किसकी वैल्यू दी है, ER रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव, E नॉट R मानक अपचयन विभव की वैल्यू को दिया है। क्या बोल दिया, क्रमशः -0.25 वोल्ट और +0.80 वोल्ट है, मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए। पहले जो चीज दिया गया है नोटेशन के साथ उसको लिख लीजिए, क्या क्या दिया गया है, विद नोटेशन लिखना है। पहली बात तो निकिल का क्या दिया है, देखिए क्रमशः बोला है, तो सबसे पहली वैल्यू किसके लिए, निकिल के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। अपचयन विभव निकिल के लिए कैसे लिखेंगे, अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना है, देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे दिया है E नॉट क्या, Ni2 पॉजिटिव सेपरेशन लाइन Ni, इसकी वैल्यू को कितना दे दिया है, चूंकि ये अपचयन विभव की वैल्यू ये दिया है -0.25 वोल्ट, तो -0.25 वोल्ट दिया हुआ है। और आगे क्या, Ag का अपचयन विभव कितना दिया है, +0.80, अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना है, देखिए कैसे लिखेंगे, E नॉट Ag पॉजिटिव से कहां पर, Ag में, और इसकी वैल्यू कितनी दी है बताइए, इसकी वैल्यू दी है +0.80 वोल्ट दी है। देखिए वैल्यू को हमने लिख लिया है। अब फार्मूले को अप्लाई करते हुए बताना है कि इसका मानक सेल विभव कितना होगा। बार बार अभी जस्ट हम लोग फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं, क्या कि जो E नॉट सेल होता है, E नॉट सेल ये किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मतलब हर जगह मानक अपचयन विभव ही कहेंगे, क्या बोलेंगे, मानक अपचयन विभव, सवाल में मानक वाली चर्चा किया है बस। तो क्या हो जाएगा, कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव, एनोड का ध्यान दीजिएगा, एनोड का मानक अपचयन विभव, एनोड, बस वैल्यू को रख दीजिए। कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, तो ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए ध्यान से, ये वाला लेफ्ट, देखिए लोन याद कराए थे, लोन LOAN, लेफ्ट साइड वाला क्या होता है बताइए, एनोड होता है। तो इसका मतलब ये जो निकिल वाला है ये क्या है, एनोड है, और जो Ag वाला है ये क्या है, कैथोड है। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू रखनी है, कैथोड की, यानी किसकी, Ag वाली वैल्यू रखनी है। Ag वाली वैल्यू यहां पर कितना दिया है, अपचयन विभव की वैल्यू कितना दिया है, 0.80 वोल्ट, तो यहां हम लोग रखेंगे 0.80 माइनस ये हमारा वाला क्वेश्चन वाला, फिर अब एनोड का मानक अपचयन विभव रखना है, वो यहां पर कितना दिया हुआ है, तो -0.25 वोल्ट, तो यहां रखेंगे -0.25 वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.80 प्लस
0.25 ऐड कर दिए, देखिए कितना हो जाएगा, तो 5 8 2 10 1, तो कितना आ जाएगा 1.05 वोल्ट। ये आ गया मानक सेल विभव की वैल्यू। तो उम्मीद है कि पहला ये न्यूमेरिकल आप सबको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे एकदम। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित का मानक सेल विभव यानी क्या, ई नॉट सेल ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से, ई नॉट सेल ज्ञात करना है, बहुत ध्यान से देखिए। और ये दे दिया है आपको सेल निरूपण, इस तरह से दे दिया है। वैल्यू किस किस चीज के दिया है, देखिए ई नॉट यानी अपचयन विभव, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, 2 से 0 में जा रही है, मतलब अपचयन विभव है, मतलब जिंक के मानक अपचयन विभव की ये वैल्यू दिया है। और देखिए Cu2 पॉजिटिव से Cu, तो ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम, तो कॉपर के मानक अपचयन विभव की वैल्यू दे दिया है। दोनों एकदम सही, जो हम चाहते हैं वही दिया हुआ है। आइए लगाते हैं मानक सेल विभव। तो क्या होता है, ई नॉट सेल ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है क्या, कैथोड के मानक अपचयन विभव, कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव, एनोड का मानक अपचयन विभव। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले कैथोड कौन बनेगा, एनोड कौन बनेगा, तो लेफ्ट साइड वाला क्या होता है बताइए, एनोड। तो यानी लेफ्ट साइड यहाँ पे आप किसको देख रहे हैं, जिंक को, तो ये बोलिए क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। राइट साइड में क्या है बताइए, कॉपर है, तो ये बोलिए क्या हो जाएगा, कैथोड। तो सबसे पहले कैथोड यानी कॉपर वाली वैल्यू रखनी है, तो कॉपर वाली वैल्यू कितनी है, 0.34 वोल्ट है, तो यहाँ लिखेंगे 0.34 माइनस ये हमारा फार्मूला वाला। अब एनोड, तो एनोड का अपचयन विभव कितना है, -0.76 वोल्ट, तो यहाँ रखेंगे -0.76 वोल्ट, ये रख दिए। तो अब ये हो जाएगा 0.34 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76 हो जाएगा। आइए सॉल्व कर देते हैं। तो ई नॉट सेल ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 4 10, हासिल लगा 1, 7 3 10 1 11 1, इतने वोल्ट आ जाएंगे। बोलिए ये किसका आ जाएगा, ये मानक सेल विभव आ जाएगा। आइए एक और न्यूमेरिकल पे चलते हैं। जो अगला न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, ध्यान से एकदम देखेंगे। वो कह रहा है कि निम्नलिखित का, फिर से वही मानक सेल विभव, बार बार वही न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में भी यहां से आ सकता है। तो मानक सेल विभव ई नॉट सेल ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये लेफ्ट साइड वाला है, तो लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, एनोड। ये राइट साइड वाला है, तो राइट साइड वाला बोलिए क्या हो जाएगा, कैथोड। ये बात कंफर्म हो गई। और फार्मूले में देखिए ई नॉट सेल निकालना है, मतलब पहले फार्मूला लिख दीजिए। तो ई नॉट सेल ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा कैथोड का मानक अपचयन विभव, ठीक, और क्या हो जाएगा माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव, ये हो जाएगा एनोड का। चलिए, तो मतलब दोनों की अपचयन वैल्यू चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे Pb से Pb2 पॉजिटिव, Zn से Zn2 पॉजिटिव, दोनों ही कौन सी, ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू है। हमको यहाँ पर रखना है अपचयन विभव की वैल्यू को। कैसे रखेंगे, कैसे, तो बस इनके साइन का डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा -0.76 वोल्ट कर देना है, और ये क्या कर देंगे -0.13 वोल्ट। बस यही अपनी कहानी थी। तो कैथोड, सब कैथोड कौन होगा, बोलिए पीबी वाला। तो पीबी वाला कौन है, -0.13 वोल्ट, तो यहाँ रखेंगे -0.13 वोल्ट रख देंगे, माइनस ही फार्मूला वाला। अब एनोड का अपचयन विभव, तो ये कितना रख देंगे -0.76 वोल्ट, तो यहाँ रख देंगे -0.76 वोल्ट रख देंगे। सॉल्व कीजिए, तो -0.13 वोल्ट प्लस हो जाएगा 0.76 वोल्ट। सॉल्व कीजिए, 6 में से 3 गया क्या हो जाएगा 3, 7 में से 1 गया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो और प्लस में ये वैल्यू आएगी 0.63 वोल्ट। ये क्या आ गया, ये आ गया ई नॉट सेल यानी मानक सेल विभव का ये मान आ गया। कितना आ गया बताइए, +0.63 वोल्ट आ गया है।